तो आइए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अपने आयोनाइजेशन एनर्जी के थर्ड लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। फर्स्ट टू लेक्चर्स में, पहले लेक्चर में हमने आपको आयोनाइजेशन एनर्जी डिफाइंड किया था। सेकंड जो हमारा लेक्चर था उनमें हम लोग फैक्टर्स पे आ गए थे कि आयोनाइजेशन एनर्जी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, जिसमें हमने आपको दो तीन फैक्टर डिस्कस किया था। पहला किया था साइज, दूसरा हमने किया था पेनिट्रेशन और तीसरा हमने किया था कॉन्फ़िगरेशन। चौथे फैक्टर की बात कर रहे हैं जिस पर हमारा आई डिपेंड करता है, वो है हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट या सिल्डिंग इफेक्ट। ऑलरेडी स्टार्टिंग में पूरा स्क्रीनिंग सिल्डिंग पीरियोडिक टेबल के पहले क्लास या दूसरे वाले क्लास में हमने डिस्कस किया हुआ है। या हम लोग ज़रा उस फैक्टर की बात करें तो स्क्रीनिंग था क्या, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से बचाने की एबिलिटी मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में। मान लीजिए कि अगर किसी, ये मार्कर है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है, लेकिन इसका शिल्डिंग इफेक्ट बहुत पावरफुल है। तो ज़रा इसका मतलब समझे। शिल्डिंग इफेक्ट पावरफुल है तो ये कहना क्या चाह रहा है? शिल्डिंग इफेक्ट क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के इफेक्ट से बचाना। और शिल्डिंग पावरफुल है मतलब इसने बहुत इफेक्टिवली वैलेंस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के इफेक्ट से बचाया है। किस इफेक्ट से? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में अट्रैक्शन होता है, उस अट्रैक्टिव फोर्स को इसने बहुत इफेक्टिवली प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। मतलब इनके बीच अट्रैक्शन कम लग रहा है। अगर अट्रैक्शन कम लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स इजीली रिमूव्ड हो जाएंगे। क्या हमने कहा वो ज़रा सुनिएगा कि मान लीजिए जैसे हमारा एक मार्कर है, इस मार्कर का शील्डिंग इफेक्ट बहुत पावरफुल है। तो आप बोलोगे कि सर शील्डिंग इफेक्ट पावरफुल है, इसका क्या मतलब है? तो हम बताएंगे कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच अट्रैक्शन लग रहा है, शील्डिंग होता क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को इनर इलेक्ट्रॉन बचाता है, दीवार का काम करता है, वही शील्डिंग था। और हमने कहा कि शील्डिंग पावरफुल है। पावरफुल है मतलब वो दीवार काफ़ी मजबूत है। अगर वो दीवार मजबूत है तो इलेक्ट्रॉन जो आपका है वो बहुत इफेक्टिवली रिमूव हो जाएगा, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स ही ऑपरेट नहीं हो रहा है। क्लियर? सारी बातें समझ में आ गई? क्या हमने अब आपको कहा, फैक्टर्स पूरे डिस्कस्ड हो गए। तो हमने आपको क्या कहा कि भाई जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो रेडियाई कमता है, आई बढ़ता है। और हमने आपको कहा कि भाई जब आप टॉप टू बॉटम आते हो तो रेडियाई बढ़ता है, आई कमता है, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर। क्लियर? अब हमारे पास है कि भाई हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। ये तो सारी बातें हो गई जो ऑलरेडी आप सुनते हो, किताब में भी पढ़ते हो। अब अगर हमारे पास प्रॉब्लम आ गया तो हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम उसकी रिगार्डिंग आपको कुछ टेक्निक्स बता रहे हैं। एक तो अभी I1 I2 I3 में हमने आपको बताया था किसी आप कॉरेस्पॉन्डिंग एक गिवन पीरियड में है तो आप कैसे अरेंज कर रहे हैं। अब आइए, अगर प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है तो हम कैसे टेकल करें प्रॉब्लम को, तो दो तीन बातें देखिएगा प्रॉब्लम सॉल्व करने में। सबसे फर्स्ट चीज आप इन देखिएगा। सबसे पहला प्रिंसिपल पॉइंट नंबर देखना है। क्लियर? उसके बाद आपने सेकंड देखना है, इन जब अरेंज हो जाए तो वो लेफ्ट टू राइट का पैटर्न है या टॉप टू बॉटम का पैटर्न है। लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम। फिर उसका ट्रेंड आपको पता है। फिर थर्ड एक चीज़ बहुत रिमार्केबल देखिएगा, केटाइंस की आई वैल्यू हाइयर होती है। अगर एक केटाइन से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करना होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और केटाइन के बीच अट्रैक्शन बहुत पावरफुल होगा। और चौथी चीज़ है, एनाइंस अगर है तो आई वैल्यू सॉरी नहीं, सही बात है भाई। और अगर एनाइंस है तो इसकी आई वैल्यू काफ़ी लो होगी। बस देखिएगा, हम सारा प्रॉब्लम इसी चार फैक्टर पे अपने आप को कन्वर्ट करके अरेंज कर लेंगे। क्लियर है? तो आइए एक क्वेश्चन से ज़रा हम लोग देखें।
आइए, हमारे पास एक क्वेश्चन है, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, नियोन, इसकी आई वैल्यू अरेंज करनी है। हम लोग एक काम करते हैं, पहले जैसे पीरियड वाइज है वैसे कर लेते हैं। तो हमारा आएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद नियोन, ऑक्सीजन के नीचे आएगा सल्फर, फ्लोरीन के नीचे आएगा क्लोरीन, और तो कोई है ही नहीं, 5 एलिमेंट है, 5वां एलिमेंट हमारा अरेंज हो गया। अब ये आ जाएगी, ये हमारा n इज इक्वल टू 3 है और ये हमारा n इज इक्वल टू 2 है। फर्स्ट चीज़ हमने आपको कहा था कि भाई n देखना है, जिसकी n बड़ी उससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत इजी टास्क होता है, और लेफ्ट टू राइट अगर आप जाते हो तो आई वैल्यू बढ़ती है। इसका मतलब है क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन निकालना, अभी N3 की बात कर रहे हैं, क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा डिफिकल्ट है एज कॉम्पेयर टू सल्फर, I3 वाला, N3 वाला, क्योंकि सल्फर के पीछे अगर हमारा P होता तो P और S में हमारा वो इंटरचेंज हो जाता है, बताया हुआ है अर्थ। अब यहाँ आ जाइए, अगर इस पर आप आइएगा n इज इक्वल टू 2 वाले में, तो आप बोलोगे कि सर ये तो बिना ऑक्सीजन के पीछे नाइट्रोजन होता तो फ्लिप भी होता, ये तो ऐसा कोई ट्रेंड ही नहीं है। तो नियोन सर, नियोन के बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन, ये हमारा N2 का है। अब आप क्या बोलते हो कि N2 का IE वैल्यू बड़ा होता है N3 से। मतलब बताइए, सबसे बड़ी नियोन, नियोन के बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद सल्फर। आंसर आ गया, आ गया हमारे पास आंसर। क्या बोले हैं वो देखिएगा, हमने पहले ही आपको कहा है कि हम जो वो 3-4 फैक्टर है उसी पर सारे क्वेश्चंस को हम अरेंज कर देंगे। वो पेनिट्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो सारा कुछ हमें सिर्फ लेफ्ट टू राइट में याद होना चाहिए कि वो अपने आप को इंटरचेंज कहाँ करता है, फिर आप सारे क्वेश्चन ईजिली अरेंज कर लोगे। बढ़े आगे। अब दिया हाइड्रोजन और हीलियम प्लस में, तो हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 1s1, हीलियम प्लस 1s1, इन कांस्टेंट है, इन कांस्टेंट है, लेफ्ट टू राइट वाला पैटर्न है नहीं, तो केटाइंस की IE वैल्यू बड़ी होती है क्लियर। अगला आइए हमें अरेंज करने को आ गया बोरोन, बेरिलियम, बेरिलियम प्लस, बी प्लस। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन वाइज देखोगे तो सारे का n इक्वल है, n डिफर नहीं हो रहा है, क्लियर है। अब आइए ज़रा देखा जाए, पहले तो एक चीज़ तो आपको पता है, अब एक चीज़ तो आपको पता है कि भाई केटाइंस का आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो ज़्यादा होता है, और इन दोनों में हमारा स्विचिंग होता है, इंटरचेंज हो जाता है। तो बोरोन, बोरोन से बेरिलियम। अब आ जाइए, ये अगर बेरिलियम प्लस है मतलब ये लिथियम है, और ये हमारा बोरोन प्लस है मतलब बेरिलियम। अभी जस्ट हम प्रीवियस आपको बताए हुए थे। अब आ जाइए, तो लिथियम, लिथियम के बाद हमारा आता है बेरिलियम। अब आइए, अगला है हमारा Li प्लस, Na प्लस, Mg2 प्लस। हमें इसकी IE अरेंज करनी है, तो पहले तो हम लोग चेक कर ले कि n क्या है। तो ये तो हमारा बनेगा n इज इक्वल टू 2, मतलब 1s2। ये अगर आ जाइए तो 2 8, और ये भी आ जाइए तो 2 8, मतलब इसमें n इज इक्वल टू 1 है, जबकि इन दोनों में n इज इक्वल टू 2 है। और n1 वाला अभी हम बोले हैं जितना छोटा n उतना ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड। अब इन दोनों में n बराबर है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, तो आप बोलोगे ना कि Mg2 प्लस में ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। तो Na प्लस सबसे कम, Na प्लस के बाद हमारा Mg2 प्लस, और Mg2 प्लस के बाद हमारा Li प्लस। क्लियर। फिर आ जाइए, तो सारे क्वेश्चंस में n हमारा कांस्टेंट है, एनायन से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होता है, तो O2 माइनस सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन देगा,
O2 माइनस के बाद O माइनस, O माइनस के बाद ऑक्सीजन, उसके बाद O प्लस, उसके बाद O2 प्लस। मतलब हर जगह आप देख रहे होइएगा, हम पहले इन चेक कर लेते हैं, फिर लेफ़्ट टू राइट वाला पैटर्न देख लेते हैं, फिर उसके बाद कैटायन एनायन वाला कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। हमने कॉन्सेप्ट इतने पढ़े हैं फैक्टर्स, लेकिन हम किसी को देखने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट में ऑलरेडी अगर हमको कहाँ वो इंटरचेंज हो रहा है ये चीज़ हमें अगर पता है, तो हम वो जो चारों फैक्टर्स हैं उसका हम ऑलरेडी सही यूज़ कर रहे हैं। पढ़ा जाए आगे। अब आइए, फिर हमारा क्वेश्चन आ गया F प्लस O प्लस He और Li प्लस। तो आप बोलिएगा कि सर Li प्लस और ये इन दोनों में n बराबर 1 है, n बराबर 1 है, लेकिन इन दोनों में n बराबर 2 है। और आपने कहा था कि n अगर कम है तो उसकी आई वैल्यू ज़्यादा होती है, और ये तो लेफ़्ट टू राइट वाला पैटर्न है नहीं, हमारा कैटायन वाला पैटर्न है। सबसे बड़ी आयोनाइजेशन एनर्जी Li प्लस की होगी, देन हीलियम की होगी। अब अगर आ जाइए इन दोनों में, तो F प्लस हमारा बन रहा है फ्लोरीन से पीछे, प्लस है 9 है, तो 8 वाला, 8 वाला का मतलब ऑक्सीजन, और ये हो गया नाइट्रोजन। नीचे लिख रहे हैं F प्लस 9 एटॉमिक नंबर, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिया हुआ है, तो 8 वाले का मतलब कौन, ऑक्सीजन, और ये O प्लस है तो ये नाइट्रोजन। अब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में तो स्विचिंग होता है, नहीं होता है, नाइट्रोजन हमारा ज़्यादा होता है। तो अब अगर आ जाइए तो नाइट्रोजन ज़्यादा होता है, तो नाइट्रोजन का मतलब क्या हो गया, O प्लस, देन हमारा F प्लस। क्लियर। चलिए आइए देखा जाए। अब फिर आप बोलोगे कि सर n तो कांस्टेंट है हमारा, और अगर n कांस्टेंट है तो भाई एनाइन ज़्यादा, तो नियॉन F माइनस O माइनस O2 माइनस। होपफुली समझ में आ गया होगा। मतलब देखिए, एक बार ज़रा जो बातों को हम बोले उनको हम रिपीट करते। फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के, हर इंडिविजुअल फैक्टर, पेनिट्रेशन इफेक्ट, शेल्डिंग इफेक्ट, ये कैलकुलेट करना और एक्यूरेट आइडिया रख करके या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अरेंज करना, ये बड़ा टफ है। तो आप सिर्फ क्या करो ना, लेफ्ट टू राइट में बेरिलियम बोरोन माने उस ग्रुप का जो इंटरचेंजिंग है वो याद रखो, और फ्लोरीन और ऑक्सीजन वाले ग्रुप में जो इंटरचेंजिंग है वो याद रखो। फिर अगर अरेंज करना है तो पहले इन देखिए, फिर इनके बाद वही लेफ्ट टू राइट वाला पैटर्न देखिए। फिर केटायंस की आई वैल्यू हाइयर होती है, एनायंस का आई वैल्यू लो होता है। मतलब इन 4 चीज़ों पर अगर आपने बिल्कुल सही काम कर दिया है ना, तो आपका आई एकदम करेक्ट अरेंज होगा। क्लियर। तो अब हम लोग ज़रा आई के उस सेकेंड पैटर्न पे आए, टॉप टू बॉटम वाले पे। क्लियर। हमने ग्रुप 1 के एलिमेंट लिखे, Na, के रुबैडियम, सीजियम, फ्रांसियम। अगर आप देखोगे तो इसका इन हमारा आएगा n इज इक्वल टू 1s2 2s1 2, इसका n3, इसका n4, इसका n5, इसका 6, इसका 7। इन अगर बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी हो जाए। तो फ्रांसियम से सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फ्रांसियम के बाद सीजियम, सीजियम के बाद रुबैडियम, रुबैडियम के बाद पोटासियम, उसके बाद Na, उसके बाद लिथियम। क्लियर है। अब इसमें भी थोड़ा सा एक्सेप्शंस हैं, उनको हम डिस्कस कर देते हैं, क्यों है वो आगे जानिएगा। क्लियर है। पहले ज़रा अभी 1 मिनट इसे स्टॉप कर दीजिएगा, थोड़ा सा ग्रुप 1 पे आते हैं। शायद लगता है अरेंज करने में हमने गलत अरेंज कर दिया है। ग्रुप 1 नीचे आने पे रेडियाई बढ़ती है, रेडियाई बढ़ेगा तो आई कमेगा। मतलब फ्रांसियम से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे इजी टास्क हो गया, मतलब उसकी आई वैल्यू सबसे कम होगी। शायद हमने साइन उल्टा कर दिया था, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। फ्रांसियम से इलेक्ट्रॉन नीचे आने पे रेडियाई बढ़ता है, और अगर रेडियाई इंक्रीज होगा तो आई वैल्यू कमेगी। तो फ्रांसियम से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे इजी हो जाएगा। तो हमारा क्या था, हमने शायद साइन उल्टा अरेंज कर दिया था। तो हमारा ये था LiNa के रुबैडियम, सीजियम, फ्रांसियम।
फ्रांसियम से तो सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा ना। फ्रांसियम के बाद सीजियम, सीजियम के बाद रुबैडियम, रुबैडियम के बाद के के बाद Na के बाद Li। मतलब Li से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे टफ है। अगर यही अरेंज होगा तब ठीक है, नहीं अगर ये अरेंज्ड नहीं है तो आप ज़रा इसको इम्प्रूव करके ये वाला पैटर्न जानिएगा। अब आइए अगला है हमारा ग्रुप 13। अगर आप देखो तो आप बोलोगे कि सर बोरोन सबसे ज़्यादा, बोरोन के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद गैलियम, गैलियम के बाद इंडियम, इंडियम के बाद थैलियम। लेकिन देखिए बोरोन तो है, लेकिन बोरोन के जस्ट बाद आपका थैलियम आ गया है Tl, फिर गैलियम है हमारा ऑलरेडी, जहाँ गैलियम का पोजीशन है वहाँ गैलियम है, बोरोन का जहाँ पोजीशन है वहाँ बोरोन है। फिर अगर आप आ जाइए तो हमारा यहाँ इंडियम है, यहाँ एल्यूमिनियम है, लेकिन ये इंडियम हो गया। क्लियर? तो याद रखना है, इसको याद रख लीजिएगा। आगे एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। वैसे इससे भी एक शॉर्टकट ट्रिक है इसको याद रखने का, ठीक है? तो अगर इतना एक्यूरेट याद नहीं रहे ना तो ऐसे देख लेना, ये दो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं और ये दो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। सबसे इजी पैटर्न है। जैसे आपको लगेगा बोरोन, बचने का एक तरीका है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बोरोन, एल्यूमिनियम और गैलियम को ये कर लीजिए तो गैलियम, गैलियम के बाद एल्यूमिनियम, फिर आ जाइए थैलियम, थैलियम के बाद इंडियम। ये बचने का तरीका है। एक्यूरेट तो जो पीछे लिखा हुआ है वही है, आपको दिमाग में रखना होगा। फिर अगर आ जाइए तो हम लोग ज़रा ग्रुप 14 पे आ जाए। ये ग्रुप 13 और ग्रुप 14 थोड़ा लर्निंग है, उसको याद रखना है। देखिए ग्रुप 14 पे आ जाइए तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, यहाँ तक तो बिल्कुल एक्यूरेट पैटर्न है जो आप पढ़े हो। एसिन और पीबी में इंटरचेंजिंग हो जाती है, एसिन और पीबी इंटरचेंज हो जाता है, बात बाकी एज इट इज़ है। मतलब टॉप टू बॉटम में बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं हैं, समस्याएं आपको लेफ्ट टू राइट का ज़्यादा है, जो अभी हमने कुछ प्रॉब्लम में आपको समझाया था। क्लियर? अगेन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एप्लीकेशंस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। पहला, IE वैल्यू लो। इसका क्या मतलब है? इजी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। और इजिली इलेक्ट्रॉन कौन रिमूव करता है? मेटल्स, मतलब लो IE गुड मेटल। याद रखना है आज के बाद कि जिन मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू लो है वो हमारा एक अच्छा मेटल होगा। फिर आ जाइए अगर सेकेंड ये पर हम आ जाएं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन का मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब जिसकी लो IE है वो हमारा गुड रिड्यूसिंग एजेंट। बातें समझ में नहीं आई? मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता क्या है? ऑक्सीडेशन, उसी को रिड्यूसिंग एबिलिटी बोलते हैं। तो अगर किसी की IE वैल्यू लो है मतलब उसने इलेक्ट्रॉन को ईजिली रिमूव कर दिया, और अगर ईजिली रिमूव कर दिया तो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर? और तीसरी बात, अगर लो IE वैल्यू है तो इसका मतलब है कि वह मेटल रिएक्टिव है। क्लियर? यहाँ तक की बातें समझ में आ गई? अब जो हमारा अगला IE का लेक्चर आएगा वो लेक्चर नहीं होगा, उसमें हम लोग थोड़ा प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व करेंगे ताकि थोड़ा सा और IE के रिगार्डिंग हम लोग एक्यूरेट हो जाएं। क्लियर? चलिए, ओके, थैंक यू।